तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर है, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर है ये, लगभग 2021 में, हाँ 2021 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, तो ये उसी का क्वेश्चन पेपर है। देखो ये 5th सेमेस्टर में पहले ये सब्जेक्ट था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कॉलोनियलिज्म वाला सब्जेक्ट पहले 5th सेमेस्टर में था। क्योंकि पूरा सिलेबस आपसे मैच करता है, ये पूरा 100% सिलेबस आपसे मैच करता है, इसीलिए यहाँ पे जो इसके क्वेश्चन हैं वो पूरी तरह आपके लिए बिल्कुल सही हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरी तरह आपके लिए है। क्यों? क्योंकि पूरा जब सिलेबस चेंज है, सॉरी पूरा जब सिलेबस सेम है और सब्जेक्ट पूरा सेम है, तो आपका क्वेश्चन भी तो सेम ही आएंगे एग्जाम में। तो इसीलिए ये आपके लिए भी है, पूरी तरह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, आप देख देख सकते हो। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें है कि भारत में राष्ट्र के अध्ययन के लिए राष्ट्र मार्क्सवादी और निम्न वर्गीय उपाश्रित उपागमों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखो जो यूनिट 1 आपको पढ़ाई गई थी, यूनिट 1 में आपने सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी। राष्ट्र के अध्ययन से संबंधित मैंने आपको कई सारी बातें पढ़ाई हैं। यूनिट 1 है या यूनिट 1 का चैप्टर 2 है या चैप्टर 1 है, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन यूनिट 1 आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको अप्रोचेस पढ़ाई हैं। मार्क्सवादी अप्रोच है और एक उपाश्रित अप्रोच है। ये निम्न वर्गीय और उपाश्रित का मतलब एक ही होता है। तो एक उपाश्रित, एक निम्न वर्गीय सबाल्टर्न अप्रोच है, उपागम है, इसको भी मैंने आपको पढ़ाया। तो दोनों के बारे में आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो सबका सब आप इस क्वेश्चन में लिख दोगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी ज़्यादा टाइम नहीं समझाने का, लेकिन इतना समझ लो आप कि आपको यहाँ पर राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए जो मार्क्सवादी अप्रोच मैंने आपको पढ़ाई है और जो निम्न वर्गीय सबाल्टर्न अप्रोच आपको पढ़ाई, वो ऐसे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा। पूरा का पूरा जो भी आपको याद होगा, आप वो सारा लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आलोचनात्मक। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आलोचनात्मक का मतलब आलोचना समझ लेते हैं। एक्चुअल में मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, अभी रिसेंट में एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, मुझे भी कुछ नॉलेज की ज़रूरत पड़ गई थी, तो मैंने अभी देखा था कुछ फ़िलहाल, ठीक है, एसओएल से संबंधित थी वो वीडियो। तो उसमें आलोचनात्मक का मतलब आलोचना करना बता दिया गया था, लेकिन ये बहुत गलत बात है। आलोचनात्मक मतलब आलोचना नहीं होता, ठीक है। आलोचनात्मक का मतलब होता है सब कुछ। आलोचनात्मक का मतलब होता है सही और गलत दोनों ही चीज़ें आपको बतानी है, मतलब कि टोटल आपको बात करनी है, चाहे सही हो चाहे गलत हो। जो भी चीज़ें मार्क्सवाद से संबंधित हैं या निम्न वर्गीय से संबंधित, वो सारी आपको बतानी है, सिर्फ आलोचना नहीं करनी है। आलोचनात्मक का मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा और मैं 100% सही हूँ, इसी को फॉलो करना। आलोचनात्मक का मतलब आलोचना नहीं होता, बस इतना दिमाग में रखो। आप इसको समझ लो कि अच्छे से व्याख्या करो, आलोचनात्मक मतलब यही होता है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका समझ में आ गया कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। सारी बातें होंगी, कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है, बस अभी मैं आपको लिखना बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ थोड़ा सा। एक क्वेश्चन ये भी आया था 2021 के एग्जाम में कि 20वीं सदी और औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रमुख संवैधानिक विकासों की विवेचना कीजिए। देखिए दोस्तों, इस पर बिल्कुल डिट्टो इस टॉपिक पर पूरी तरह वीडियो बनी हुई है। आप वीडियो देखेंगे आपको मिल जाएगा। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कौन से चैप्टर में है, लेकिन थंबनेल पे मैंने साफ साफ लिखा है संवैधानिक विकास, ठीक है। जितने भी लेक्चर्स होंगे आप देख लेना, सारी चीज़ें आपको आप कर लोगे। पूरी जो वीडियो है वो इसी के रिगार्डिंग बनी है कि किस तरह से औपनिवेशिक टाइम पर भारतीय संविधान का विकास हुआ। जैसे कि अंग्रेज़ों ने बहुत सारे जो अधिनियम लाए थे अंग्रेज़ों ने, वो सारे के सारे आपको पढ़ाए गए। देखिए जो मेरी वीडियोज़ हैं उसमें कंटेंट आपको 100% मिलेगा। 100% का मतलब उससे आगे आपको कंटेंट देखने को ही नहीं मिलेगा। अब 100% कंटेंट अगर आपको याद है तो इतना तो पक्का है कि एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो आराम से 5 पेज लिख कर आ जाएंगे, इतना कन्फर्म है। भले ही आप कितना भी भूलो, आप 100% कंटेंट का मेरा अगर 30% भी भूल जाते हो, 70% भी अगर एग्जाम में याद रखते हो ना, तब भी वो आपके 5 या 6 पेज भर देगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ, ये आपको लिखना था। वीडियोज़ में आप देखेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी वीडियो, बिल्कुल डिट्टो इसी के लिए बनी हुई है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, महिलाओं के प्रश्न के संबंध में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में तो ये क्या करोगे आप? प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो ये क्वेश्चन, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन जो है वो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों से संबंधित। तो थोड़ी बातें आप यहाँ पर लिखेंगे, लगभग 1-1.5 पेज आप भरेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया है, सामान्य बातें, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। साथ में फिर महिलाओं की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी, तो इसको लेकर मैंने काफ़ी कुछ आपको पढ़ाया है। तो जितना भी कुछ महिलाओं के संदर्भ में आपको पढ़ाया है कि महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा समाज में दयनीय थी, चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज, स्पेशली हिंदू समाज के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई गई हैं कि सती प्रथा थी, बाल विवाह वगैरह था और बहुपत्नी प्रथा भी थी।
तो बहुत सारी प्रथाएं थी, 3 तलाक की व्यवस्था को भी आप इसमें शामिल कर सकते हो, और महिलाओं से संबंधित बहुत सारे कुरीति रिवाज थे, उनका भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, गर्भ में ही हत्या कर दी जाती थी महिलाओं की। तो क्या था ये, महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, तो इसलिए सुधार आंदोलन बहुत ज़्यादा आवश्यक थे, सुधार आंदोलन बहुत ज़्यादा आवश्यक थे। ये सारी बातें आप लिखोगे। एक चीज़ ध्यान देना, महिलाओं से संबंधित एक जो क्वेश्चन है वो अभी 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी आया था कि महिलाओं के संदर्भ में बात लिखिए। तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं वो लोग, लेकिन आंसर आपका लगभग वही होगा। अब मैं आपको वो भी समझा दूंगा अभी। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन के महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक मतलब है पूरी तरह बता दो कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, कैसे था, क्या गलत था, क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयां रही थी, क्या सफलता थी, क्या असफलता थी, सब कुछ बता दो, आलोचनात्मक परीक्षण करो। ठीक है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन से किस तरह से भिन्न था, ये भी समझा दो। अब इस पर वीडियो अभी बनी नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश है कि इसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। ये 10वां जो चैप्टर आपका 10वां है उससे संबंधित है, पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको इस पर वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, तो वीडियो आपको अगर मिल जाएगी तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, और बहुत ईजी है क्योंकि आपको इतना ज़्यादा कंटेंट पढ़ा दिया जाएगा कि आपको 5 पेज आराम से आप लिख दोगे, इतना ज़्यादा हो ही जाएगा। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे मुस्लिम लीग के गठन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। इस क्वेश्चन अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको छोड़ो पूरी तरह। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया तो है, लेकिन इतना नहीं पढ़ाया कि आप 5 पेजेस लिख दें। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि अगर आपने सारे 9 चैप्टर जो 10 चैप्टर जितने भी मैंने आपको अगर पढ़ाए हैं, या आपने मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है, तो आप लिख सकते हैं बना कर काफ़ी कुछ। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तब भी लिख सकते हैं आप कि मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई, अंग्रेज़ों का भी एक हित था, अंग्रेज भी बंटवारा करना चाहते थे। बहुत सारी चीज़ें आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक भारत में प्रमुख किसानों और आदिवासी आंदोलनों के विकास के कारणों का परीक्षण करें और उनके द्वारा अपनाई गई रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। अब भारत में जो औपनिवेशिक टाइम पर, गुलामी के टाइम पर, उपनिवेशवाद के टाइम पर किसानों और आदिवासियों के द्वारा जो आंदोलन हुए तो उसके बारे में थोड़ा बताना है, क्या कारण था आंदोलन का इसके बारे में बताना है, कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे आंदोलनकारियों के द्वारा, ये आपको बताना है। ये लगभग आपकी जो लास्ट यूनिट है, आपकी जो भी लास्ट यूनिट है उससे आया है ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप अगर मेरी वीडियो से ही फॉलो करते तो ये वाला क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि चैप्टर बना ही नहीं है वीडियो। तो सिंपल है, अगर मैं इसी क्वेश्चन पेपर की बात करूं तो ये तो 4 ही क्वेश्चन का मतलब 4 ही क्वेश्चन यहाँ पर करने होते थे। तो यहाँ पे हम ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो ये वाला भी क्वेश्चन हम कर लेंगे, 2 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, और ये तीसरा क्वेश्चन तो हम कर ही देंगे, और चौथा क्वेश्चन अगर आपको वीडियो मिल जाएगी तो आप कर देते। तो मतलब 4 क्वेश्चन आप कर सकते थे अगर आपके पास ऑप्शन आए ये वाला क्वेश्चन पेपर 4 क्वेश्चन करने का। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में, ऑफलाइन एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में से आपको 5 करने होंगे। तो सिंपल सी बात है, 10 क्वेश्चन में से आपको 5 छोड़ने हैं, है ना। तो आप आराम से 5 वो क्वेश्चन आएंगे जो आप आसानी से कर लेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है आप लोग सोचे कि यार क्वेश्चन तो होएगा इंपॉर्टेंट, अब बंद करते हैं वीडियो को। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वीडियो आप लंबी होगी तो मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है अभी मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी बताऊँगा, और यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं क्वेश्चन पेपर्स में, वो बताऊँगा आपको जो आपके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 2022 का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, 2022 का बिल्कुल रिसेंट है। अब 2022 में अभी एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर में, तो उसका क्वेश्चन पेपर है ये, कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म का। अब इसको देख लेते हैं एक बार। ऑफलाइन एग्जाम हुए थे तो इसमें 8 क्वेश्चन आए थे, लेकिन आपके एग्जाम में 10 आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें है कि भारत में उपनिवेशवाद और मार्क्सवादी और उत्तर औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। मतलब ये कि भारत में उपनिवेशवाद को लेकर मार्क्सवादियों का क्या कहना है, मार्क्सवादी कैसा दृष्टिकोण रखते हैं। मतलब जो आपने अभी एक क्वेश्चन पेपर देखा था जिसमें आपको बताना था मार्क्स राष्ट्रवादी विचारों को लेकर मार्क्सवादियों के क्या विचार थे, ये बताना था आपको। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी लिखनी है। मार्क्सवाद के बारे में मैंने आपको उपनिवेशवाद के कॉन्टेक्स्ट में जितना कुछ बताया है वो सारा आप यहाँ लिखेंगे, बिल्कुल सही बैठेगा। लेकिन यहाँ पे उत्तर औपनिवेशिकवाद भी आ गया, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म भी आ गया, जो आपको मैंने नहीं पढ़ा है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म मैंने आपको नहीं पढ़ा, पढ़ाने की सोच रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, पढ़ा नहीं पाया पोस्ट कॉलोनियलिज्म को। तो ये वाला आप आधा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, तो इसे आप अटैम्प्ट ना करें, मैं सलाह दूंगा आपको। अगर ये उत्तर उपनिवेशवाद आता है तो आप इसे मत करना। बाकी अगर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप कर लेना, कम से कम आपका हो तो जाएगा।
अब दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर वो है कि भारतीय कृषि और भूमि संबंधों पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर देंगे। आपका एक चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ना था कि भूमि और कृषि पर, चैप्टर का पूरा नाम ही यही है कि भारत में भूमि और कृषि पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। तो बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आया है आपके चैप्टर से। आप पूरा का पूरा जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा है वो सारा यहाँ पे लिखेंगे। वो आप समरी की तरह लिख देना, क्योंकि आपको मैंने ज़्यादा कंटेंट पढ़ाया तो आराम से आप लिख देंगे काफ़ी बातें इसमें। 1857 के विद्रोह के कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर भी बिल्कुल डिट्टो बनी। ये आपका छठा चैप्टर है जहाँ तक मुझे याद है, 6 जो चैप्टर नंबर 6 है वो आपका यही है, 1857 का विद्रोह। वो देख लोगे दोनों पार्ट, जितने भी पार्ट बनाए गए हैं, आपका पूरी तरह ये हो जाएगा। कारण बताओ और प्रभाव बताओ, पूरी तरह आप कर लोगे, समझ जाओगे, ईजी है, हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि अपने पहले 30 वर्षों में, क्वेश्चन है कि अपने पहले 30 वर्षों में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो कम जीवन शक्ति वाला एक भिक्षुक संगठन था, विचार विमर्श कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, जो आपको मैंने चैप्टर 9 पढ़ाया है, चैप्टर 9 के जो पार्ट 1 है, उसमें मैंने आपको यही चीज़ पढ़ाई है कि जो स्टार्टिंग में जो कांग्रेस थी उसमें जो सदस्य थे वो उदारवादी सदस्य थे, नरम दलीय सदस्य थे, ठीक है। उदारवादी सदस्य वो थे जो काफ़ी नरम दलीय थे। मतलब कहने का ये है कि ये शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन का सहारा लेते हुए या शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते थे, संविधान के दायरे में रहकर। ये चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों से लड़ाई ना करें, बल्कि अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट करें कि वो मतलब हमारे जो भी नियम वगैरह हैं अंग्रेज़ों ने जो बनाए उसमें सुधार लाएं, या भारतीय लोगों को कई सारे अधिकार प्रोवाइड करें। ये सारे रिक्वेस्ट वगैरह करने पर इन्होंने बल दिया। तो जो स्टार्टिंग के जो सदस्य थे वो शांति प्रिय बहुत ज़्यादा थे, वो झुक कर रह रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब अकड़ नहीं रहे थे, गुस्सा नहीं करते थे कि अंग्रेज़ों के पूरी तरह खिलाफ नहीं थे, बल्कि अंग्रेज़ों का कामकाज में समर्थन करने की बात करते थे। इसीलिए जो उग्रवादी सदस्य थे वो कहते थे कि ये एक भिक्षुक संगठन है। जो राष्ट्रीय कांग्रेस था उसको एक भिखारी का संगठन कह दिया कि आप तो भीख मांग रहे हो स्वतंत्रता की, और स्वतंत्रता तो भीख मांगने से नहीं छीनने से मिलती है। तो इस तरह आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। आप चैप्टर 9 का पार्ट 1 देखना, आपको उसमें पूरी तरह दिखाई देगा कि जो स्टार्टिंग के 30 वर्ष रहे थे कांग्रेस के, 1885 से लेकर, जहाँ तक मुझे याद है 1885 से लेकर 1905 तक रहा था। वैसे तो यहाँ पे 30 वर्ष लिख दिया गया है, छोड़ो फिर भी। तो इस टाइम पीरियड तक जो एक संगठन था कांग्रेस, जो पार्टी थी, वो एक भिक्षुक संगठन था। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब जो भी बातें मैंने आपको लेक्चर 1 में बताई है 9 चैप्टर की, आपको सारी चीज़ें लिख देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन के महत्व की चर्चा कीजिए। ये आपका जो चैप्टर 10 है, आपको इसमें असहयोग आंदोलन के बारे में सारी चीज़ें बतानी है। देखो उसने पूछा महत्व बताओ। अब क्या सिर्फ महत्व बता दोगे? महत्व तो हम लोग 2 पेज में बता सकते हैं। महत्व को मैं 2.5-3 पेज में मैक्सिमम बता सकता हूँ, इससे ज़्यादा महत्व थोड़ी ना बता सकता हूँ। इसके लिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आंदोलन कैसे शुरू हुआ, क्या क्या चीज़ें थी। तो नॉर्मल चीज़ें हमें 2-3 पेज में वो बतानी पड़ेंगी, उसके बाद महत्व पॉइंट पर आऊँगा मैं। कहने का मतलब ये है कि डीयू में आपको अगर शब्द मिल गया तो उस पर आपको पूरा का पूरा अच्छे से राइटिंग करनी है। ये हम लोग भर नहीं रहे, ये डिमांड है टीचर की। ये आप सोचो कि हम लोग भर कर आ रहे हैं पेपर, बस नहीं, हम भर नहीं रहे हैं। ये डिमांड है टीचर की। वो डिमांड करता है कि आपको बताना है कि ये असहयोग आंदोलन शुरू कैसे हुआ, क्या चीज़ें कैसे कैसे थी, उसके बाद आप महत्व को और अच्छे से बताएंगे। ये डिमांड है टीचर की। इसके अलावा क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के उदय और राष्ट्रवादी आंदोलन पर इसके प्रभाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, समालोचनात्मक मतलब का भी यही है कि क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बताइए। क्रिटिकली कहते हैं इसको। चाहे देखो हिंदी में क्रिटिकल, आलोचनात्मक को भी क्रिटिकली कहेंगे और समालोचनात्मक को भी क्रिटिकली ही कहेंगे इंग्लिश में। तो सांप्रदायिकता के बारे में बताना है, जो दंगे वगैरह की भावना पनप रही थी, हिंदू मुस्लिम जो विवाद था धर्म को लेकर, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। अब देखो एक महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आया है, राष्ट्रवादी आंदोलन में भारतीय महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन आपका जो चैप्टर 10 है वहाँ से आप कर पाएंगे, जब आप देखेंगे कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो वहाँ पर महिलाओं की क्या भूमिका रही थी, उन्होंने क्या क्या तरीक़ों से आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, ये आपको लिखना है इसमें। इसके अलावा एक शॉर्ट नोट आएगा, शॉर्ट नोट में याद रखना, शॉर्ट नोट कुछ ऐसा ही दिखेगा जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और 4 में से आपको 2 पर लिखना होता है। 2 पर आप कितना लिखेंगे, तो 3-3 पेज लिखना, 1 पर 3-3 पेज, ठीक है।
3 से ज़्यादा लिखोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपका निकल जाएगा टाइम और आप छूट भी सकता है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो आप 1935 का अधिनियम आपको पढ़ाया है मैंने, जब संवैधानिक विकास हो रहा था तो 1935 का अधिनियम काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया गया है, आप इस पर लिख देंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग पर आप लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिखना, 3 पेज 2.5 पेज लिखना है। और पारिस्थितिकी पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, ये आप लिख सकते हैं, इस पर भी आपको पढ़ाया गया है। तो 2 ऑप्शन ही चूज़ करने पड़ते हैं और 2 ऑप्शन छोड़ने पड़ते हैं। तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है आपसे कि जो क्वेश्चन नंबर 10 होता है उसको छोड़ना मत, उसको ज़रूर देखना।